चलिए, जी कहाँ पे थे, क्या बात कर रहे थे भाई, बताओ। हरिओम। ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हाँ ह्यूमन हिस्ट्री, मनुष्य के इतिहास में पहली बार देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस। पूरी दुनिया में पहली बार लोगों में ये जागरूकता फैली थी दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि धरती एक जीवित चीज है, एक जीव है। जैसे हम जीव हैं, पेड़ पौधे जीवित हैं, पशु जीवित हैं, ऐसी धरती भी एक जिंदा प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम सांस लेते हैं, धरती सांस लेती है। जैसे हमारा दम घुटता है, धरती का दम घुटता है। जैसे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, धरती का स्वास्थ्य खराब होता है। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। बल्कि जानने वालों को ये लगा कि धरती एक बहुत बड़ा प्राणी है, इनॉर्मस बीइंग, एक बहुत बड़ा प्राणी है, ऑफ विच वी आर पार्ट्स, जिसके हम छोटे छोटे हिस्से हैं। जैसे हम एक प्राणी है और हाथ, नाक, कान ये हमारे क्या है, हिस्से हैं। ऐसे ही धरती एक बड़ा प्राणी है, एक बड़ा जीव है, और हम उसके छोटे छोटे अंग हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। जैसे हमारी जरूरतें हैं, ऐसे ही धरती की भी जरूरतें हैं। धरती को स्वस्थ रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है, एंड वाइटल प्रोसेसेस, और उसके भी वो, उसके अंदर भी वो सारी प्रक्रियाएं हैं। जैसे हमारी श्वसन प्रक्रिया है, पाचन प्रक्रिया है ना, ब्लड सर्कुलेशन है। ऐसे ही धरती में भी ये सारी प्रोसेसेस हैं, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, जिनका मनुष्यों को सम्मान भी करना है और उन्हें बनाए भी रखना है, उनको मेंटेन भी करना है। जिस धरती की वजह से मनुष्य जिंदा हैं, जीव जंतु जिंदा हैं, पेड़ पौधे जिंदा हैं, तो क्या वो मरी हुई हो सकती है? वो भी जिंदा होगी ना। जिसकी वजह से सारी पृथ्वी के सारे जीव जीवित हैं, वो कैसे मरी हुई हो सकती है? इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि द अर्थ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी है। और जैसे जीवित प्राणियों में मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं, वाइटल प्रोसेसेस होते हैं, जीवित प्राणियों के अंदर खाना पचने का, खून बनने का जो प्रोसेस चलता है, वैसा ही सब कुछ पृथ्वी के अंदर भी होता है। The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. तो धरती की जो अब हालत दिखाई देती है, जो मुख्य लक्षण है, वाइटल साइंस, मुख्य लक्षण जो अब सामने आते हैं देखने वालों को, जिन जो थोड़े संवेदनशील हैं, उन्हें लगता है कि धरती एक पेशेंट हो गई है, मरीज हो गई है, बीमार हो गई है, और उसका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, डिक्लाइनिंग हेल्थ। लगातार धरती कमजोर से कमजोर होती जा रही है, वीक से वीक होती जा रही है, बीमार से और ज्यादा बीमार होती जा रही है। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet. We have begun to realize, हमें महसूस होने लगा है, हमें मीन्स मनुष्य को, समझदार मनुष्यों को, सबको नहीं, मनुष्यों को ये एहसास होने लगा है कि ये हमारी एथिकल ऑब्लिगेशन है, ये हमारी मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि हम एक अच्छे, टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट, धरती के अच्छे संरक्षक बने, धरती को नागरिक। अच्छे से ट्रीट करें, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और जिम्मेदारी समझें अपनी, ऑफ द लिगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अपने को जिम्मेदार समझना है कि उनके लिए धरती को स्वस्थ छोड़ के जाएं, धरती को और ज्यादा सुंदर छोड़ के जाएं, और ज्यादा समृद्ध छोड़ के जाएं,
ये मनुष्य की ड्यूटी है, मनुष्य का क्या है, एथिकल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य हो जाना चाहिए। धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी। किसकी वजह से समझ में आने लगी है? ग्रीन मूवमेंट की वजह से। हरित क्रांति जो चली थी 1972 के आसपास, उसकी वजह से पहली बार मनुष्य को ये बात समझ में आने लगी कि धरती को सुरक्षित रखना, धरती की सेहत को ठीक रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। तभी हमसे हमारे बाद आने वाले बच्चे, हमारे बाद आने वाली मनुष्य जाति धरती को ठीक से इस्तेमाल कर पाएगी। उन्हें भी वो चीजें धरती से मिल पाएंगी जो हम काम में ले रहे हैं, जो हमारे काम आ रही है। The concept of sustainable development was popularized. Sustainable development, ऐसी डेवलपमेंट जो सस्टेन करे, जो बनी रहे, लगातार विकसित होना। जैसे हम कहते हैं ना, सत्य से और सत्य की तरफ, प्रकाश से और प्रकाश की तरफ। इसी तरह धरती स्वस्थ से और स्वस्थ होती जाए, समृद्ध से और समृद्ध होती जाए। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment. 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट बना, एक कमीशन बना, एक कमेटी बनी जो पर्यावरण की रक्षा के लिए जिम्मेदार थी। पर्यावरण की रक्षा, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट और पर्यावरण के विकास के लिए जिम्मेदार थी। उसने ये कंसेप्ट पॉपुलराइज किया, ये विचारधारा पॉपुलराइज की, प्रसारित की कि हमें धरती को लगातार और सुंदर और स्वस्थ बनाए रखना है। In its report, it defined the idea. अपनी रिपोर्ट में इस कमीशन ने, it means the World Commission on Environment, एक विचार दिया, डेवलपमेंट that meets the needs of the present. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसी डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास that meets the needs of the present, जो प्रेजेंट में जो लोग हैं, प्रेजेंट में जो जीव जंतु हैं, प्रेजेंट में जो वनस्पति है, उसकी भी जरूरतें पूरी करे, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ख्याल रखे। हमारा भी विकास हो और हमारे बाद आने वाले लोगों को भी धरती से वो सब कुछ प्रचुर मात्रा में मिले जो हमें मिल रहा है। कोयला, फसलें, जंगल, ना, पेड़ पौधे, खाने पीने की चीजें, वो सब कुछ हमारे बाद आने वाले लोगों को भी मिले और हमें भी मिले। इसको क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जो हमारी भी जरूरतें पूरी करें, प्रेजेंट में जो लोग हैं, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, और भविष्य में आने वाली जनरेशंस की जरूरतों के साथ भी कोई कंप्रोमाइज ना हो, समझौता ना हो। दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड। मतलब धरती से हम खनिज पदार्थों को, चीजों को इतना ना निकाल लें कि भविष्य में आने वाले लोगों के लिए कुछ बचे ही ना। इतना कोयला, इतना खनिज, इतना सोना, इतनी चांदी ना निकाल लें, इतना पानी ना इस्तेमाल कर लें कि आने वालों के लिए कुछ बचे ही ना। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेस, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं पृथ्वी पे, संसाधन हैं सारे, वो हमें बिल्कुल खत्म करके नहीं जाने हैं, स्ट्रिपिंग करके नहीं जाने हैं। धरती को पूरी तरह से नग्न नहीं कर देना है, वृक्षों से, फसलों से, खनिज पदार्थों से। उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा के रखना है। इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, जाम्बिया के लुसाका में एक चिड़ियाघर है, एक जू है। देयर इज ए केज, वहां एक पिंजरा है। वेयर द नोटिस रीड्स,
जिसके ऊपर एक नोटिस लगा है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक जानवर, इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, और उस पिंजरे में कोई जानवर नहीं है, बल्कि क्या है, ए मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, एक शीशा लगा है जिसमें कि देखने वाला खुद दिखता है। जो उस पिंजरे में जानवर को देखने गया है, उसे किसकी तस्वीर दिखाई देती है? अपनी दिखाई देती है। और क्या लिखा है वहां पे? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। तो कौन दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है? मैन, मैन हिमसेल्फ। कौन है? मनुष्य। मनुष्य टाइगर्स को खा गया, जानवरों को खा रहा है, दूसरे जानवरों को, जंगल खत्म कर दिए, है ना, पानी को खत्म कर रहा है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए सबसे खतरनाक जानवर कौन हुआ? मैन हिमसेल्फ। और मैन में भी वो शीशा और वो पिंजरा बता रहा है कि हम खुद, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries. अलग अलग देशों में अलग अलग एजेंसीज की वजह से a new awareness has now dawned. एक नई समझ धीरे धीरे लोगों में उतरी है, पैदा हुई है। Upon the most dangerous animal in the world. क्या नई समझ है? कि हम जो हैं, मनुष्य जो हैं, वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है। सबसे ज्यादा पृथ्वी का स्वास्थ्य कौन खराब करता है? आदमी। प्रदूषण फैला के, जरूरत से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करके, है ना, पानी की जरूरत हमें जितनी है उससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जरूरत नहीं है, देखते हो तुम रास्ते में, गलियों में पानी की टोंटियां चलती रहती हैं, खुला पानी रखा है ना। जरूरत से ज्यादा बिजली जलाते हैं, जरूरत से ज्यादा कोयले की हमें कम जरूरत है लेकिन निकाल लेते हैं खूब सारा। ये सब क्या है? आदमी द्वारा धरती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. क्या समझ में आया मनुष्य के धीरे धीरे? कि हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, कि धरती केवल मनुष्य की नहीं है, धरती हम सबकी साझी है, पार्टनरशिप में है। पेड़ों की भी उतनी ही है, जानवरों की भी उतनी है जितनी हमारी, है ना, भारतीयों की भी उतनी है जितनी अमेरिकन की। धरती हम सबकी साझी प्रॉपर्टी है, किसी एक की नहीं है। क्या आदमी समझे कि हमारी धरती है और जानवरों को खत्म करो। शेर की भी उतनी ही है, चूहे बिल्ली की भी उतनी है जितनी हमारी। तो धरती में हम सब क्या है? धरती की मालकियत में हमारी पार्टनरशिप है, किसी एक का कब्जा नहीं है, किसी एक की डोमिनेशन नहीं है धरती पर, हम सब के मिलके है। Scientists have cataloged about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. कितने लोगों में है धरती की पार्टनरशिप? 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन। 1 मिलियन कितने का होता है? 10 लाख। 10,40,000 जीवित चीजें हैं, लिविंग स्पीसीज हैं, जीवित प्रजातियां हैं जीवों की, जो अब तक साइंटिस्टों ने जान ली है। अब तक जित प्रजातियों की, जीवों की प्रजातियों की पहचान हुई है वो कितनी है? 10,40,000, 1.4 मिलियन। उन सब की है धरती, केवल हमारी नहीं है। धरती उतनी है जितनी हमारी है।
हम उन सब के साथ धरती को शेयर करते हैं. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. और अभी बहुत सारी स्पीशीज और हैं जिनको अभी वैज्ञानिकों ने कैटेगराइज नहीं किया है, लिस्ट नहीं बनी है, नाम नहीं दिए गए हैं. 10,40,000 जीवों को तो हमने नाम दे दिए हैं, लेकिन अभी पता नहीं कितने और जीव प्राणी देखे जाते हैं पृथ्वी पर जिनको अभी नाम नहीं दिए गए हैं, उनकी भी उतनी ही है. बायोलॉजिस्ट रैकिन वैज्ञानिकों का हिसाब है, रेकन का मतलब हिसाब लगाते हैं जीव वैज्ञानिक, अंदाजा है उनका, that about 3 to 100 million other living species, 3 से 100 मिलियन, 10 लाख का 1 मिलियन, यानी अरबों किस्म की और भी प्रजातियां हैं, still languished unnamed in ignominious darkness, जो अभी अंधेरे में है, अज्ञानता, ignominious अज्ञानता के अंधेरे में है. मनुष्य को, वैज्ञानिकों को, बायोलॉजिस्ट को, जिनका अभी नाम नहीं पता चला है, जिनकी गिनती अभी ठीक से नहीं हुई है, उन सब के साथ हम धरती को शेयर करते हैं. धरती हम सब की साझी है. इसलिए हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मनुष्य सबसे अच्छा प्राणी है. मनुष्य का सबसे ज्यादा हक है पृथ्वी पर, सबका हक बराबर का है. One of the early international commissions which dealt inter alia. Inter alia का मतलब अब क्या है? विभिन्न जीव, सभी जीवों के बीच में. One of the early international commissions, एक अंतरराष्ट्रीय कमेटी बनी थी शुरू में. With the question of ecology and environment was the Brandt Commission, जिसका नाम क्या था? ब्रांट कमीशन. उसका काम क्या था? इकोलॉजी, संतुलन स्थापित करना, कि अगर धरती पे वनस्पति रहेगी तो जीव जंतु जिंदा रहेंगे, जीव जंतु जिंदा रहेंगे तो मनुष्य जिंदा रहेगा, मनुष्य जिंदा रहेगा तो वृक्ष और वनस्पति, जीव जंतु सब एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते ना. जैसे फसलें नहीं हुई तो न मनुष्य जी पाएगा न पशु पाएंगे. And environment was the Brandt Commission which had a distinguished Indian as one of its members. ये जो कमीशन बना था इसमें एक भारतीय भी था, उसका नाम था मिस्टर L.K. झा. The first Brandt report raised the question. तो इस कमीशन ने जो पहली रिपोर्ट तैयार की थी, पहली जो स्टडी, पहला जो अध्ययन इसका बाहर आया था, उसका कहना था, Are we to leave our successors a scorched planet? क्या हम अपने बच्चों को, सक्सेसर्स हमारे बाद आने वाले बच्चे, पीढ़ियां, क्या हम अपने बाद आने वाले लोगों को स्कॉस्ट प्लैनेट, जला हुआ, खराब हो गया, बिल्कुल नग्न हो गया प्लैनेट छोड़ के जाएंगे, करके जाएंगे, बीमार करके जाएंगे? एडवांसिंग डेजर्ट्स, क्या इसको रेगिस्तान से भरा हुआ छोड़ के जाएंगे? क्या सारे जंगल हम ही काट लेंगे, सारी लकड़ी का हम ही इस्तेमाल कर लेंगे? इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स, क्या